किसी समय एक गांव में देवकन नाम का एक माली रहता था और राजा के शाही बगीचे में काम करता था और वो बहुत गरीब था। एक दिन जब वो सवेरे सवेरे राजा के बगीचे की ओर जा रहा था तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बची। उसने चिड़िया को उठाकर एक तरफ रख दिया। तभी चिड़िया बोली, तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद नौजवान, मैं बीमार हूँ इसीलिए उड़ नहीं सकती। यदि तुम मुझे मेरे घोंसले में पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला चिड़िया रानी, बताओ। वो जो पीपल का पेड़ तुम देख रहे हो ना, उसी पर मेरा घोंसला है। ठीक है चिड़िया रानी। देवकन ने चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। चिड़िया रानी, जब तुम बीमार हो तो भोजन करने कैसे जाओगी, क्योंकि तुम तो उड़ ही नहीं सकती, क्यों? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का प्रबंध कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल ही खाती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं राजा के बाग में काम करता हूँ, वहाँ सैकड़ों किस्म के फूलों के पौधे लगे हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, लौटते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल ले आऊंगा, ठीक है? देवकन राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर देवकन सारा दिन बगीचे में काम करता रहा। घर लौटते समय जब उसने कुछ फूल तोड़कर अपने जेब में रखे तो उसे प्रमुख माली प्रभुदास ने देख लिया और वो बोला, ओ क्या ये फूल तुम चोरी करके कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों को चोरी करने की सजा क्या है? माफ कर दीजिए प्रभु जी, मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया। दरअसल ये फूल मैं एक बीमार। बकवास बंद करो, मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिकों के हवाले करूंगा, समझे? नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, मुझे चाहे तो सजा दे दीजिए लेकिन सैनिकों के हवाले मत कीजिएगा। एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी चोरी छिपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इन फूलों की कीमत यानी चांदी का एक छोटा सा सिक्का मुझे देना होगा, समझे? ठीक है, ये लीजिए प्रमुख जी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना है, ठीक है? और जब जब फूल लोगे मेरी दक्षिणा देते रहोगे, ठीक है ना? ठीक है प्रमुख जी। वहां से देवकन सीधा चिड़िया के पास पहुंचा। ये लो चिड़िया रानी अपना आहार, अच्छे से खाओ। उस दिन से देवकन रोज बाग से फूल तोड़ता और उसकी कीमत प्रमुख माली को देकर फूल चिड़िया को पहुंचा आता। तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो युवक। ऐसी कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलती है। तुम जल्दी से मस्त हो जाओ, अच्छी हो जाओ, ठीक है? चलो अच्छा मैं चलता हूँ, है ना? इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब वो शाम को बाग से फूल लेकर चिड़िया के पास पहुंचा तो उसे उदास देखकर चिड़िया बोली, क्या बात है देवकन, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो? मुझे अफसोस है चिड़िया रानी कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल ना ला सकूं। देवकन, मेरे लिए अब फूल लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ तथा कल से स्वयं अपना खाना का प्रबंध कर लूंगी। लेकिन फिर भी बताओगे कि तुम किस वजह से उदास हो? चिड़िया रानी, मैं इन फूलों की कीमत प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। ये कहकर देवकन ने चिड़िया को सारी बात बता दी। सब कुछ जान सुनकर चिड़िया की आंखें डबडबा गई। देवकन, मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ करने नहीं देती। अरे तुम दुखी मत हो चिड़िया रानी, मैं इसलिए उदास नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, बल्कि मैं तो इस बात से चिंतित था कि कल तुम्हारे लिए फूल कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें स्वस्थ जानकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। चलो अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है जाओ, लेकिन मुझसे रोज मिलना ना भूलना। ठीक है चिड़िया रानी। उस दिन से देवकन चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता, लेकिन काम से लौटते वक्त रोज उससे मिलकर जरूर जाता। एक दिन जब वो काम से घर लौट रहा था तो उसे चिड़िया से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। देवकन को जाते हुए देख चिड़िया बोली, देवकन, आज मैं ना जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो। ओ चिड़िया रानी, आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बोलो कैसे हाल चाल हैं? सुनो, तुमने जो मुझ पर बीमारी के समय उपकार किया उसकी मैं कीमत तो नहीं चुका सकती,
लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारा सारा दुख दर्द एवं गरीबी दूर कर देगा। ये कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और देवकन की हथेली पर रख दिया। अरे इतना बड़ा बीज! सुनो, ये मृत्युवंत संजीवनी वृक्ष का बीज है। इसके फूल सूंघने वाले सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान बना रहता है। इस बीज से जो वृक्ष होगा और उसमें जो फूल लगेंगे वो अनमोल होगा। तुम उन्हें बेचकर बहुत सा धन कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका वृक्ष 1 महीने में ही बड़ा हो जाएगा और वे फूल उस पर सूर्य छुपने के बाद ही रोज रात को निकलेंगे और भोर होने पे लुप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्हें तुम्हें रात ही रात में तोड़ना होगा। चिड़िया रानी, इतना अनमोल बीज देकर तुमने तो मेरी तकदीर ही पलट दी है। लेकिन एक बात बताओ कि इतना अनमोल बीज तुम्हें कहाँ से मिला? बस संयोग से ही मिल गया। आज मैं सुबह सुबह उठकर आहार के लिए निकली थी। उड़ते उड़ते मुझे एक एक स्थान पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ओह परिया, मुझे नीचे चलकर उनकी टाल लेनी चाहिए। हो सकता है उनकी बातचीत से मुझे कोई ऐसा उपाय सूझ जाए जिससे मैं देवकन की गरीबी दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। ये सोचकर मैं नीचे उतरी और एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। सखी, आज बहुत समय बाद सैर सपाटा करने में बहुत आनंद आया है। मैं तो अब यहाँ रोज आया करूंगी। मैं भी। जब हमने रोज ही यहाँ आना है तो क्यों ना यहाँ मृत्युवंत संजीवनी वृक्ष लगा दे, ताकि सैर सपाटा के पश्चात उसके फूलों की महक ले सके और सदा सदा के लिए स्वस्थ वो जवान रह सके। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है, अतः वो वृक्ष भी सुरक्षित रहेगा। फिर परियों ने वो बीज तालाब के किनारे मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने हाथों में थमी छड़ी हिलाकर आकाश में उड़ गए। उनके वहां से जाने के बाद मैंने वो गड्ढा खोदा और उस बीज को लेकर अपने घोंसले में आ गई और मैं कब से तुम्हारा आने का इंतजार कर रही थी। सच में तुम कितनी अच्छी चिड़िया रानी हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम्हारे इस उपहार का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। इसकी विशेषता किसी को मत बताना, वरना वे तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देगा। ठीक है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी ने ये अनमोल बीज तो दिया है, लेकिन इसे गाड़ूंगा कहाँ? यदि इसे घर के बाहर गाड़ता हूँ तो वृक्ष के बड़े होते ही और फूलों के लगते ही लोगों को तो इसकी विशेषता पता चल जाएगी और वो सारे फूल तोड़ लेंगे। और अपने घर के अलावा मेरे पास ऐसी कोई और सुरक्षित जगह भी तो नहीं है जहां मैं उस पेड़ को लोगों की निगाहों से बचाकर रख सकूं। फिर उस बीज को लगाऊं कहां? घर पहुंचकर भी उसका ध्यान उस बीज को बोने के लिए किसी स्थान के विषय में ही सोचता रहा। यदि एक बार वो पेड़ उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज ही मुझे उन फूलों की मुंह मांगी कीमत देने को राजी हो जाएंगे। क्यों ना मैं उस बीज को महाराज के ही शाही बगीचे में बो दूं, तब उसकी उचित सुरक्षा भी होती रहेगी। साथ ही महाराज मुझसे उस अद्भुत वृक्ष को पाकर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ढेरों इनाम देने के साथ साथ मेरी तरक्की भी कर देंगे। हाँ। अगले दिन वो रोज की ही तरह शाही बाग में पहुंचा और एक स्थान देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसे गड्ढा खोदते हुए प्रमुख माली ने देख लिया और वो कहने लगा, ए मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रमुख जी, मैं यहाँ एक अजीबोगरीब फूलों का वृक्ष का बीज बो रहा हूँ। फिर देवकन ने प्रमुख माली प्रभुदास को उस बीज और उसके निकलने वाले वृक्ष या फूलों की सारी विशेषता बता दी। सब कुछ सुनकर प्रमुख माली की आंखों में लालच की गहरी चमक उभर आई। अगर इसकी बात सच है तो वास्तव में ये बीज अनमोल है। इससे तो मैं महाराज से लाखों मोहरे कमा सकता हूँ। क्यों ना एक माह में इसका परिणाम देख तो लूं पहले। प्रमुख जी, कृपया मुझे इसे बोने की इजाजत तो दीजिए। वृक्ष के उगने पर फूलों से जो आमदनी होगी उसमें आधा हिस्सा मैं आपको भी दूंगा। हाँ ठीक है, तुम इसे बो सकते हो। अच्छा देवकांत, ये बताओ कि ये अद्भुत बीज तुम्हें मिला कहाँ से? प्रमुख जी, मुझे एक चिड़िया ने दिया है। फिर देवकन ने उसे चिड़िया के मिलने से लेकर बीज के मिलने तक की कहानी बता दी। बीज बोने के बाद देवकन दूसरे कामों में जुट गया और प्रमुख माली भी अपने काम में जुट गया। लेकिन उस दिन से प्रमुख माली उससे बहुत अच्छे ढंग से पेश आने लगा और उसकी मदद भी करने लगा। एक एक करके दिन बीतते रहे। बीज से अंकुर फूट निकला और वो दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। ठीक 30 दिन बाद उस पौधे ने एक विशेष वृक्ष का रूप धारण कर लिया। देवकन और प्रमुख माली दिन भर अपने अपने काम में जुटे रहे। फिर जैसे ही सूरज डूबा, राजमहल और आसपास का वातावरण अद्भुत सुगंध से महक उठा।
प्रमुख जी देखिए वृक्ष पर फूल खिल उठे हैं। वाह 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 देवकांत, कितनी मनमोहक सुगंध है इन फूलों की, क्या बात है। मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। देवकांत, इसका मतलब ये हुआ कि ये फूल निसंदेह चमत्कारी है ना? तभी देवकन आनंद विभार होकर फूल तोड़ने के लिए वृक्ष की ओर बढ़ा और झटपट फूल तोड़ने लगा। बस इतने फूल काफी हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। आज ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं पकड़ो इसको। हाँ नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। सैनिकों ने तुरंत देवकन के पास पहुंचा। आज मुझे विश्वास हो गया कि आज से पहले भी जो फूल चोरी होते रहे हैं वो भी इसी ने चुराए हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये वृक्ष मेरा है, इसके फूलों का मैं हकदार हूँ। हाँ, पहले जो फूल मैंने बाग से तोड़े थे वो प्रमुख जी की इजाजत लेकर तोड़े थे और उनकी कीमत भी मैंने इनको दी है। पूछो इनसे। चुप कर मूर्ख, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सच्चा बनता है। महाराज के बाग में उगे हुए वृक्ष को अपना बताता है। बड़ा आया। जब सैनिकों ने देवकन को मार मार कर अधमरा सा कर दिया तो प्रमुख माली उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए बोला, बस रहने दीजिए सैनिक जी, बहुत खातिरदारी हो गई इसकी, अब इसे छोड़ दीजिए। असहाय देवकन सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। देवकन और सैनिकों के जाने के बाद प्रभुदास जमीन पर बिखरे उन फूलों को एकत्रित करने लगा जो देवकन ने वृक्ष से तोड़े थे। इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मैं महाराज को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम पाऊंगा। इधर देवकन सीधा चिड़िया रानी के पास पहुंचा और रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ओह, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ देवकन। मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस विषय में किसी को कुछ मत बताना। सच कहता हूँ चिड़िया रानी, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने प्रमुख माली पर विश्वास किया। खीर, तुम दुखी मत हो, अब तुम घर जाओ। मैं जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करूंगी कि तुम्हें भूखा न मरना पड़े। ठीक है चिड़िया रानी। और चिड़िया से विदा लेकर देवकन उदास सा अपना घर लौट गया। इधर प्रमुख माली प्रभुदास ने जैसे ही चमत्कारी फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया, राजमहल का एक कर्मचारी उनके पास आ पहुंचा और